नमस्कार। अभी मैं जहाँ पर हूँ ये काफ़ी खूबसूरत जगह है। ये नवादा का सिरदल्ला का इलाका है और ख़ास करके इस इलाके को ज़र्रा बाबा के नाम से जाना जाता है और ये काफ़ी धार्मिक जगह है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और आप बैकग्राउंड में कुछ धुन सुन रहे होंगे धार्मिक, और कभी कभी घंटियों की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। और मैं जर्रा की पहाड़ियों पर हूँ। तो आज जिस विषय पे मैं आप लोग से बात करने वाला हूँ, यह विषय परिवार से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, परिवार, वही परिवार जो हमारे लिए ताकत का केंद्र होता है, खुशी का केंद्र होता है और हमारे लाइफ को या हमारे जीवन को जीवंत बनाता है। खास करके वे व्यक्ति जो शादीशुदा हैं, वह तो बिना परिवार की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। पल भर के लिए आप अपने परिवार से दूर होते हैं तो आपको चिंता आपके ऊपर हावी हो जाती है कि परिवार के सदस्य कैसे हैं। लेकिन यहीं से एक बात यह निकल कर आता है कि जहाँ से आपको खुशी मिलती है, जहाँ से आपको संतुष्टि मिलती है, जहाँ से आपको ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, जहाँ आप खुशी बांटते हैं, कभी कभी वहाँ से तनाव भी आपको मिलता है। और इस तरह के तनाव अक्सर जो संबंध है या रिश्ते हैं उसमें आ पड़ता है और कई बार हम जाने अनजाने उस दबाव को काफ़ी लंबा खींच देते हैं या इस तरह से कर देते हैं कि कोई हमें हल नहीं दिखता है, कोई हमें अंत नहीं दिखता है और ऐसा लगता है कि पूरा जीवन या पूरा परिवार ही तनावमय हो गया है और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए या कैसे मुक्ति पाया जाए। बहरहाल मैं यहाँ कुछ उपाय लेकर आया हूँ जो ज़रूर आपको मदद देगा। अगर आपके भी परिवार में तनाव चल रहा हो या कभी कभी तनाव उठ खड़ा होता हो किसी न किसी वजह से, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये उपाय आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा। तो सबसे पहला जो तरीका है, परिवार में काम का बंटवारा होना चाहिए। काम का बंटवारा मतलब सारा तनाव या सारा टेंशन, सारा जिम्मेवारी आप ही उठा लेंगे तो तनाव होना ही होना है। हर सदस्य को उसके काम के अनुसार निर्णय लेने दें, साथ ही उसके चुनाव पर मुहर भी लगाएं, सहमति भी दर्ज करें। जैसे कि घरेलू चीज़ें हैं तो घरेलू चीज़ें के लिए जो महिला है वो अपना डिसीजन ले तो ज़्यादा अच्छा। हर चीज़ में अपने निर्णय को थोपना नहीं चाहिए। काम का बंटवारा करने से जो काम का बोझ है वह भी बढ़ जाता है और काम के प्रति जो चिड़चिड़ापन है कि हर काम मुझे ही करना पड़ता है या मैं ही क्यों हर काम करूं, इस तरह की भावनाएं मन में नहीं आती हैं। तो काम का बंटवारा होना चाहिए। बच्चे भी हैं, वो भी अपना काम का बंटवारा करें, उन्हें क्या है नहीं है, और कोशिश करें कि परिवार को इस तरह से ग्रूम करें कि हर आदमी सही निर्णय लेने में सक्षम हो और अपने काम के प्रति जिम्मेवार भी हो। और आप मॉनिटर करें, आप भी अपने हिस्से का काम करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारा काम एक ही आदमी करे। काम का बंटवारा होना चाहिए। घर की सफाई हो, किचन में हो, तब देखिएगा कि इस तरह से घर में भी मन लगता है, परिवार में भी मन लगा रहेगा और साथ ही परिवार में जो तनाव उठ खड़े होते हैं इन सब वजहों से वह कभी नहीं आएगा। दूसरा, अगर यह मैं कारण पे बात करूं तो निर्णय में पारदर्शिता होनी चाहिए। निर्णय में पारदर्शिता का मतलब यह है कि जब भी कोई परिवार के आधार पर आप निर्णय लें किसी सामान को खरीदने में या कहीं इन्वेस्ट का या कुछ भी, तो सबको विश्वास में लेकर ले। परिवार के हर सदस्य को जो जिम्मेवार है, जो सोचने समझने लायक है, उसको उस निर्णय में शामिल करने की कोशिश करें। अगर शामिल नहीं भी आप करते हैं तो आपने वह निर्णय क्यों लिया यह ज़रूर बताएं। यानी कि पारदर्शिता, यानी कि हर तथ्य को परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना काफ़ी अच्छा होता है और इससे परिवार में विश्वास का वातावरण और आपसी प्यार का वातावरण बना रहता है। हर सदस्य को लगता है कि वह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या एक दूसरे की कद्र करते हैं। तो ये था दूसरा आपके सामने विकल्प। तीसरी बात है कि बातचीत में भी पारदर्शिता होनी चाहिए। बातचीत में पारदर्शिता से सीधा सीधा आशय यह है कि अमूमन हमारे पास कई फ़ोन कॉल्स आते हैं, कई तरह के लोगों से हम मिलते हैं जुलते हैं। कोशिश करें कि अगर कोई बहुत ज़रूरी ना हो कि एकांत में बात करने लायक फ़ोन ना हो तो कोशिश करें ज़्यादातर फ़ोन सार्वजनिक जगह पर, यानी पे जहाँ पे सारे लोग हैं वहाँ पे बात करके निपटा लें। इससे एक जो व्यर्थ का शंका या व्यर्थ का जो शक जो जाहिर होता है रिश्तों में, वह बिल्कुल नहीं रहेगा और हर रिश्ते में धीरे धीरे समय के साथ आप देखेंगे कि विश्वास का वातावरण गहरा गया है और फिर अविश्वास का कोई आधार नहीं है। इसलिए बातचीत में भी पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर कोई पूछ दे, आपकी पत्नी या आपके पति अगर पूछ दें कि किसका फ़ोन आया तो पूरे डिटेल के साथ बता दे और जितने बार पूछे आप बताते जाएं। अगर कोई गलत नहीं है तो बताने में कोई हर्ज नहीं है। तो एक तरह से बातचीत में पारदर्शिता होना चाहिए और अगर आप अपेक्षा करते हैं कि आपके पति अगर आप पत्नी आपको पूरा जानकारी दे तो आपको भी पूरा जानकारी मुहैया कराना चाहिए। तो ये होता है कि बातचीत में पारदर्शिता होनी चाहिए।
अगर हम दूसरे अगले विकल्प की बात करें तो बजट में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर परिवार में तनाव का कारण कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी होती है या महीने के अंत में पैसे की कमी एक वजह बनती है, या किसी सामान को लेकर या किसी चुनाव को लेकर पैसे की कमी होना भी तंगी का या तनाव का कारण होता है। तो बजट में जब अनुशासन बनाएंगे तो लंबे समय तक जब वो अनुशासन चलेगा तो एक समय के बाद आपके पास अच्छा खासा सेविंग होगा और आप अपने मन लायक कुछ चीज़ खरीद सकते हैं, या फिर आप अपने पति या अपने पत्नी को मनचाहा उपहार भी प्रदान कर सकते हैं। इसलिए बजट में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। व्यर्थ की फिजूल की चीज़ें, वैसी चीज़ें जो कि ज़रूरी नहीं है उससे बचना चाहिए। वैसे चीज़ें जो शौक के लिए हो, वैसे चीज़ें जो आराम के लिए हो, उससे बचना चाहिए। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर खर्च करें, और जब आपके पास अच्छा खासा बजट हो जाए, अच्छा खासा बैकअप हो जाए, तब आप थोड़े अपने हाथ खुला कर सकते हैं या आप अपने खर्च को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक लंबे समय तक बजट में अनुशासन ज़रूरी है, जिससे कि आपके अंदर आत्मविश्वास भी आएगा और आपके अंदर इच्छा शक्ति भी जागेगी कि जब भी चाहेंगे आप सेव करके कुछ अच्छा और बड़ा कर सकते हैं। तो बजट में अनुशासन भी ज़रूरी है। उसके बाद अगला जो बिंदु है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सामूहिक मनोरंजन करना चाहिए। आजकल मोबाइल का युग है, हर आदमी कोना में मोबाइल लेके पड़ जाता है, ये कतई अच्छी चीज़ नहीं है। कोशिश करें कि सार्वजनिक जगह जहाँ पे डाइनिंग रूम है या कॉमन रूम है वहाँ पे बैठ के एक साथ टीवी देखें। इससे परिवार में जो आपसी समझ है या आपसी जो लगाव है वह बढ़ता है। हर आदमी अगर मोबाइल में, कोई उस कोने में, कोई उस कोने में, कोई बालकोनी में कहीं बैठा हुआ है, तो ये कतई अच्छा नहीं है। इसलिए मनोरंजन जो होना चाहिए वो सामूहिक मनोरंजन होना चाहिए। और इसी से अगला पॉइंट भी बनता है कि सामूहिक भोजन भी करें। एक साथ खाना खाने की प्रवृत्ति विकसित करें परिवार में, डाइनिंग टेबल पर या नीचे बैठकर या जहाँ भी खाते हैं एक साथ एक ही समय में खाएं, जिससे कि कोई बातचीत हो, कोई उस तरह का मुद्दा हो तो एक साथ बातचीत में भी आए और परिवार में एक जुड़ाव भी महसूस हो। और आप देखेंगे कि यह आपको अच्छा भी करता है और परिवार को जोड़ता है और मजबूती प्रदान करता है, रिश्तों में नई ऊर्जा का सृजन भी करता है। उसके बाद जो अगली बिंदु है वह है कि सप्ताह में या महीने में एक बार बाहर जाएं, बाहर घूमने जा सकते हैं, खाना खाने जा सकते हैं। और कहीं कोई ज़रूरी नहीं, बाहर का मतलब कोई ऊटी हो या मनाली हो या ऐसा कुछ धार्मिक स्थल इस तरह का, या कहीं छोटे मोटे जगह पे भी जा सकते हैं जो नज़दीक हो आपके घर से। तो इस तरह से ये होता है कि एक बाहरी जो वातावरण होता है उसका एक अलग ऊर्जा होता है, घर का एक अलग ऊर्जा होता है। तो आप जो ऊर्जा का बैलेंस है, जो एनर्जी बैलेंस है वो बराबर रहता है, खुशी भी रहती है, थोड़ा सा मूड भी चेंज होता है और एक नया सोच या नई ऊर्जा के साथ आप घर लौटते हैं। इसलिए सप्ताह या महीने में एक दिन बाहर निकलना चाहिए, अच्छा है। चाहे पार्क हो, चाहे आप कोई म्यूजियम हो या फिर मंदिर हो या कहीं देवस्थल हो, कहीं भी आप जा सकते हैं। कुछ नहीं तो कहीं से ऐसे ही घूम के आ गए, कुछ खा पी के बाहर से ही आ गए। कोई ज़रूरी नहीं बड़े रेस्टोरेंट में आप खाए, गोलगप्पा भी खा सकते हैं। कुछ भी छोटा मोटा करने के लिए आप बाहर जा सकते हैं। उसके बाद अगले अगर पॉइंट की बात करें तो परिवार में खास करके बच्चों को या पत्नियों को सरप्राइज गिफ्ट में बहुत ही मज़ा आता है। इसलिए जो खास करके मर्द हैं या मेल हैं परिवार के, उन्हें यह कोशिश करना चाहिए कि सरप्राइज गिफ्ट दें। कभी कभी अचानक से कुछ गिफ्ट दे दें, कुछ तोहफा दे दें। ये रिश्तों में एक नई मतलब चहलकदमी मचाती है, नई ऊर्जा का भी सृजन करती है। इसलिए इस तरह के सार्वजनिक मतलब कि सरप्राइज गिफ्ट देने की कोशिश करें। और यह रियली में ये काफ़ी आप देखेंगे दैट यू विल फील दैट इट इज़ रियली ए वेरी इम्पैक्टफुल to make the relationship strong and cohesive। तो ये आजमाया करें बीच बीच में। अब उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें जो कि पॉइंट नंबर 9वां होगा, वह यह है कि काम और परिवार में संतुलन बनाने की कोशिश करें। अक्सर परिवार में तनाव का यह कारण होता है कि लोग एक दूसरे को समय नहीं देते हैं। और यह इसलिए होता है क्योंकि काम का अत्यधिक दबाव होता है या महत्वाकांक्षा बहुत जाग जाती है कि घर से भी हम काम करना शुरू कर देते हैं। यह कतई अच्छा नहीं है। आप जो भी महत्वाकांक्षा रखते हैं, जो भी आय करना चाहते हैं, वो अंतोगत्वा परिवार के भलाई या परिवार के उत्थान के लिए ही करना चाहते हैं। एंड इफ यू आर अर्निंग टू मच बट योर फैमिली बैकग्राउंड इज नॉट गुड, योर फैमिली रिलेशनशिप इज नॉट गुड, देन दैट इज ऑफ नो यूज। इसलिए कोशिश करें कि काम और परिवार में संतुलन बना के रखें। इतना ज्यादा काम ना करें कि परिवार को समय ही ना दे। यह भी बहुत जरूरी बिंदु है। उसके बाद जो 10वां बिंदु है दैट इज द बच्चों की समय दे। बच्चों को समय देना काफी अच्छा है। आप
महसूस करेंगे कि वंस यू आर गिविंग द टाइम टू योर चिल्ड्रन, you will feel that the energy in you are getting changes, the mood of you is getting changes, and that is very essentially to make a family happier family, happening family. तो बच्चों को समय देना कभी ना भूले, चाहे उनके साथ खेलना हो, उनके साथ बातें करना हो, उनके साथ थोड़े लड़ाई झगड़ा करना हो, उनके साथ हंसी ठिठोली करना हो, उनके साथ अपनी बात को साझा करना है, उन्हें कमतर ना आके या उन्हें यहाँ ना सोचे कि ये मेरे बात को क्या समझेगा, उन्हें भी अपनी बात बताएं और धीरे धीरे आप देखिएगा उनके प्रति भी लगाव या वह भी फिर धीरे धीरे आपसे बात को शेयर करने लगेंगे और जो जनरेशन गैप है वो नहीं रहेगी और परिवार में हर सदस्य लगेगा कि बराबर है। अब उसके बाद जो 11वां पॉइंट है वह यह है कि मान ली जाए कि कोई अगर परिवार में उलझन हो जाती है या कुछ तनाव का माहौल बन जाता है या कुछ कारण से मतभेद हो जाते हैं, तो पहली कोशिश यह होना चाहिए कि परिवार के आधार पे ही उन बातों को सुलझा लिया जाए, परिवार से बाहर बात को ना जाने दिया जाए। कोशिश करें कि अगर हस्बैंड वाइफ है या बच्चे हैं तो एक साथ मिल बैठ के उस बात को खत्म करने की कोशिश करें। ये विश्वास करिए कि जो परिवार में जितनी क्षमता होती है अपने पारिवारिक स्तर पे ही बात को समेट लेने की, वह परिवार उतना मजबूत होता है और वह आने वाले समय के लिए हर चुनौतियों के लिए तैयार होता है। और ऐसा देखा गया है कि जो परिवार दूसरों की मदद लेते हैं या दूसरों का काफी बोलबाला होता है परिवार में, वो परिवार बार बार इस तरह के लड़ाई या इस तरह के तनाव के शिकार होते हैं और परिवार की जो खुशी होती है वह कहीं ना कहीं तुलनात्मक ढंग से कमती है, क्योंकि हर चीज में किसी और का आना या किसी और का बोलना या किसी और की बातें अगर परिवार में होने लगी तो फिर परिवार किस काम का, फिर तो परिवार की केंद्र ही कहीं है। इसलिए कोशिश करें कि परिवार की जो भी लड़ाइयां हैं, जो भी शिकायतें हैं, जो भी मतभेद है वह पारिवारिक स्तर पे ही खत्म हो जाए, बाहरी किसी को भी उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद अगली यह है कि भावनाओं को अहमियत दे। भावनाओं को कई बार ऐसा होता है कि कुछ निर्णय परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा ले लेता है जो कि सबको पसंद नहीं होता या लगता है कि ऐसा क्यों किया। ऐसे स्थिति में कोशिश यह करें कि बात को ना बढ़ाएं और भावनाओं को अहमियत देते हुए थोड़ा सा उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, थोड़ा समय दें। हो सकता है समय के साथ वह ठीक हो जाए या हो सकता है आगे चलकर आपके परिवार के सदस्य आपको समझ पाए या आपको फिर गंभीरता से ले। इसलिए भावनाओं को महत्व देना या भावनाओं को अहमियत देना बहुत जरूरी है। भावना विहीन होकर आप अगर कोई फैसला चाहेंगे थोपना तो वह संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए भावना के साथ ही आप कोई बदलाव करेंगे तो वह कारगर होगा। उसके बाद जो 13वां नंबर का बिंदु है या पॉइंट है वो बहुत जरूरी पॉइंट है। ये पॉइंट इसलिए जरूरी है कि कई बार परिवार में हम लोग लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं, कुछ कई बार हिंसात्मक भी व्यवहार हम लोग कर बैठते हैं, जिसकी बाद में प्रवृत्ति ये होती है कि परिणाम यह होता है कि हम आत्मग्लानि से भर जाते हैं। हमें लगता है ऐसा क्यों हुआ, और अक्सर ये देखा गया, अक्सर ये होता है हिंसा करने के बाद किसी अगर परिवार के सदस्य को आप पीट देते हैं या कुछ बदतमीजी से बात करते हैं, आप कभी भी अच्छा फील नहीं करते। आपको यह महसूस होता है कि आपने जो भी किया वो अच्छा नहीं किया, ऐसा काश नहीं आप करते। इस तरह से आप में एक आत्मग्लानि आ जाती है। तो कोशिश करें कि आत्मग्लानि से निकलने की कोशिश करें। परिवार है, इस तरह की चीजें होती हैं। अगर एक तरफ से हिंसा हुई तो दूसरे तरफ से भी कुछ बातें हो सकती है। इसलिए आत्मग्लानि में रहकर आप परिवार की खुशी या परिवार के भविष्य को कम करते हैं या उसके खुशी और भविष्य को ग्रहण लगाते हैं। इसलिए आपका हंसना, आपका मुस्कुराना, आपका पूरे तरह से परिवार में भागीदारी बहुत जरूरी है। इसलिए कोशिश करें कि आत्मग्लानि अपने अंदर ना आने दे। जो भी बातें हो गई है वह इतिहास है, वह बीत चुकी है। आगे आने वाला कल ज्यादा जरूरी है, ना कि बीता हुआ कल में हम पड़े रहें। इसलिए आत्मग्लानि को बाहर निकालें और फिर से परिवार के जो ताने बाने हैं वो बुनने की कोशिश करें, फिर से वह ऊर्जा का संचार करने की कोशिश करें, फिर से वह चीज पाने की कोशिश करें जो पहले था तनाव से। तो यह भी पॉइंट जरूरी है। अगर 14 नंबर पॉइंट यह है, अगर परिवार में मतभेद बहुत हो रहे हैं या बार बार लड़ाइयां हो रही है, बहुत चाहते हुए भी आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ दिन के लिए दूरी बनाना अच्छी बात है। दूरी बनाने से मतलब ये नहीं है कि परिवार की जिम्मेदारियों से आप बचे या परिवार से बातचीत ना करें। आप अगर मान ले जाए कि स्त्री है तो मायके जा सकती है, पुरुष है तो कहीं जा सकता है 2-4-10 दिन के लिए, और कोशिश करें 2-4 दिन तक सिर्फ काम की बातें करें। जो काम है वो निपटाने की कोशिश करें, झगड़ों पर बातें ना ले जाएं। इससे यह होगा कि एक दूसरे से अगर दूरी बनती है तो एक दूसरे के प्रति अहमियत का एहसास होता है, एक दूसरे की कमी को भी आप महसूस करते हैं और यह आगे आने वाले रिश्तों के लिए अच्छा
होता है और यह महसूस होता है कि नहीं, उसके होने का मेरे जीवन में कुछ अर्थ है या वह मेरे जीवन में मायने रखता है, यह महसूस होना बहुत जरूरी है। इसलिए कुछ दिन की दूरी लाभदायक होती है, वह दूरी ना रहकर नजदीकी का आधार बनती है। इसलिए अगर रिश्ते में बार बार तनाव आए, बार बार कड़वाहट आए, चाहते हुए या ना चाहते हुए भी लड़ाई उपज जाए, तो कुछ दिन की दूरी बना लेना अच्छा है और मौन हो जाना भी अच्छा है। अगर आप दूरी परिवार छोड़ नहीं सकते मजबूरीवश, तो कम बोलना शुरू कर दें, थोड़ा शांत रहना शुरू करें, जितना जरूरी हो उतना ही बात करें। अनर्गल की बातों पर आप विषय पर अपनी बातचीत ना बढ़ने दें। तो ये थे कुछ टिप्स कि पारिवारिक तनाव से कैसे बने। उम्मीद है आपके लिए यह सहायक होगी और इसमें से एक भी बिंदु आपके लिए सहायक होगी, तो इस वीडियो को बनाने का पूरा प्रयोजन सफल होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही फिर आज के लिए बस इतना।